नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सेंगर और हार्ट अटैक सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हार्ट अटैक सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक क्यों होता है। अक्सर बहुत लोगों को ये डर रहता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन उनको उसके बारे में ये नहीं पता होता कि कैसे वो पता कर सकते हैं कि उनको हार्ट अटैक का रिस्क है और कब उनको हार्ट अटैक हो सकता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक होता क्यों है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है। देखिए, हार्ट अटैक के पीछे जो मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि एक तो कारण है हार्ट का ब्लॉकेज होना, लेकिन अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है तो सभी को तो हार्ट अटैक नहीं हो जाता। तो यहाँ पे जानना ये जरूरी कि किस तरह की ब्लॉकेज में हार्ट अटैक होता है और ऐसा कौन सा कारण है जो हार्ट अटैक को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो हमारे दिल को खून ले जाने वाली नसें हैं, जब उनमें ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको हम फाइब्रस कैप कहते हैं। अब अगर वो फाइब्रस कैप अगर टूट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, खून का थक्का जम जाता है जो कि आगे खून की सप्लाई को पूरी तरह से रोक देता है। तो हार्ट अटैक एक इमरजेंसी कंडीशन है। ये चीजें हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब देखिए, हार्ट अटैक होने के पीछे कारण क्या होता है। देखिए, हमने सबसे जो जरूरी चीज डिस्कस की कि जो ब्लॉकेज के ऊपर की जो झिल्ली बनी हुई है, जो फाइब्रस कैप है, तो हार्ट अटैक का होना या ना होना पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उस झिल्ली की मोटाई कितनी है। अगर ये झिल्ली मोटी है तो मोटी होने की वजह से क्या होगा, ये आसानी से नहीं टूटेगी। लेकिन अगर ये झिल्ली कमजोर हो गई है तो ये झिल्ली क्या होगी, आसानी से टूट जाएगी। तो देखिए, ये तो हमको समझ में आ गया कि उस झिल्ली की मोटाई ही सारा का सारा गेम है। तो जब ब्लॉकेज बननी शुरू होती है तो ये झिल्ली क्या होती है, बहुत ही कमजोर होती है, बहुत ही पतली होती है। क्योंकि ब्लॉकेज के बनने की कहानी क्या होती है, जब हमारी जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, जो उसकी इनर लेयर है, जिसको अंदरूनी परत कहते हैं, जिसको हम एंडोथेलियल लेयर भी कहते हैं। अब जब ये एंडोथेलियल लेयर की जो इनर लाइनिंग है, जो अंदरूनी लाइनिंग है, जब इसमें डैमेज होना शुरू होता है। अब डैमेज होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दूसरा जो एक जरूरी कारण है वो है बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रॉपर मिनरल्स हैं, प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जब हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाते हैं, जब हमारी बॉडी में डैमेज ज्यादा होने लगता है, तो पूरी बॉडी में डैमेज होने के साथ साथ हमारी कोरोनरी आर्टरीज की जो इनर लेयर है वो भी डैमेज होती है। तो ब्लॉकेज का जो बनने का प्रोसेस है वो केवल और केवल उसकी शुरुआत ही होती है जब उसकी इनर लाइनिंग डैमेज होती है। केवल कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी बॉडी में ब्लॉकेज नहीं बनती। जब हमारी इनर लाइनिंग डैमेज होती है तभी हमारे बॉडी में उस पर्टिकुलर जगह पे ब्लॉकेज के बनने की शुरुआत होती है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी जहाँ पे डैमेज होना शुरू होता है उस चीज को रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, वहाँ खून के जो सेल्यूलर वेस्ट प्रोडक्ट हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, कैल्शियम है और जो बाकी लिपिड्स हैं, उन सब चीज़ों को ले जाकर के वहाँ डंप करना शुरू कर देती है। और डंप करने के बाद क्या होता है, हमारा बॉडी, हमारा ये सब चीज़ें, ये जो सारा का सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक्शन होता है। तो बेसिकली ब्लॉकेज का बनने की शुरुआत हमारे एक इम्यून सिस्टम का, हमारा एक इम्यून रिस्पॉन्स है। तो अगर कहीं पे डैमेज होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और उस चीज की भरपाई करने के लिए वहां पे क्या होगा, वहां पे एक छोटी सी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी। अब उस ब्लॉकेज को स्टेबल करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, उस ब्लॉकेज के ऊपर एक पतली सी स्मूथ लेयर क्रिएट कर देती है जिसको हमने फाइब्रस कैप कहा है। तो हमको ये समझ में आया कि ब्लॉकेज क्यों बन गई। अब जब ब्लॉकेज बन गई तो ये जो मेम्ब्रेन है, जितनी मोटी मेम्ब्रेन होगी उतना हमारा जो ब्लॉकेज है वो स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जैसे अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली एक हार्ट अटैक के लिए जो मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, मोटाई है, जो एवरेज हार्ट अटैक की जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है, हार्ट अटैक के लिए जो एवरेज मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो लगभग होती है 23 माइक्रोमीटर। ये सब मेडिकल की बुक से मैंने डेटा उठाया है। तो अगर कोई ब्लॉकेज लगभग 25 या 25, अगर मैं बात करूं लगभग 25 या उससे भी कम मान लीजिए माइक्रोमीटर की है, तो मतलब उस मेम्ब्रेन के रप्चर होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। अब इसके बाद अगर ये मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ती जाती है, तो मेम्ब्रेन की अगर थिकनेस बढ़ती जाएगी तो वहां पे हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही कम होता जाएगा। अब लगभग 95% हार्ट अटैक 65 माइक्रोमीटर या उससे कम के होते हैं। मतलब अगर मेरे को कोई ब्लॉकेज बन गई, लेकिन अगर ब्लॉकेज के ऊपर जो मेम्ब्रेन बनी है अगर उसकी मोटाई 65 माइक्रोमीटर या उससे कम है, तो कहने का मतलब यह है कि वहां पे हार्ट अटैक होने का रिस्क जो है फिर भी है। लेकिन अगर जो मेम्ब्रेन की मोटाई है अगर वो 65 माइक्रोमीटर या उससे ज्यादा की हो जाती है, तो वहां पे हार्ट अटैक होने का खतरा क्या हो जाता है, काफी कम हो सकता है, कह सकते हैं लगभग 5% हो जाता है। अब ये जो हमारी ब्लॉकेज बन गई, तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली जब हम ब्लॉकेज को देखते हैं
तो नॉर्मली 70%, 80%, 90% या 100%, जो ब्लॉकेज 70% के आमतौर पर ऊपर होती है, उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। उसको हम नॉर्मली डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो वहां पे एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो ब्लॉकेज छोटी होती है, 20% की, 30% की, 40% की, 50% की, तो यहाँ तो हमको ये समझ में आता है कि जो ब्लॉकेज बननी शुरू होती है उसकी मेम्ब्रेन पतली होगी। लेकिन जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ती है तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ब्लॉकेज के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को भी मोटा करता जाता है। और ये जो फाइब्रस कैप स्मूथ मसल्स बनी है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। इसकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक जरूरी फैक्टर है वो है विटामिन सी। उसके लिए एक जरूरी फैक्टर है वो है विटामिन D3। और विटामिन D3 के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सनलाइट। तो अगर किसी की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, आप फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में सलाद खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, शाम को खाना सही टाइम पे खा लेते हैं, तो इसका मतलब आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपके शरीर में जो ये फाइब्रस कैप होगी, जो ब्लॉकेज बनी हुई है वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके ऊपर की जो स्मूथ मसल्स हैं, जो मैंने अभी आपको झिल्ली बताई जिसको हम फाइब्रस कैप बोल रहे हैं, वो क्या होगा? वो धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। तो जो ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो जाती है, लगभग 70 या 70 के ऊपर हो जाती है, उन आर्टरीज की जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है लगभग वो 60-65 माइक्रोमीटर के ऊपर ही हो जाती है। ये हमारे बॉडी का नेचुरल सिस्टम है। हमारा बॉडी धीरे धीरे क्या करता है? उस ब्लॉकेज की मेम्ब्रेन को मोटा करता जाता है और उस ब्लॉकेज को भी कैल्सिफाइड करता जाता है, हार्ड करता जाता है, ताकि उस ब्लॉकेज के रप्चर होने के चांसेस और कम हो जाएं। तो मैंने बात की थी कि हार्ट अटैक होने का रीजन क्या है? वो जो फाइब्रस कैप है उसकी थिकनेस जो है वो कम होना। तो जो छोटी ब्लॉकेज है वो हार्ट अटैक के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लगभग 70 से 80% जो हार्ट अटैक होते हैं वो नॉर्मली 50% या उससे कम की ब्लॉकेज में है। और जो ब्लॉकेज 70% या उससे ज्यादा के होते हैं, उस तरह का हार्ट अटैक केवल 20 या 25% केसेस में ही होता है। तो समझने की बात यह है कि जो आर्टरीज हैं, अब ये इसके ऊपर जो झिल्ली है, अगर उस झिल्ली के ऊपर दबाव पड़ेगा और वो झिल्ली अगर कमजोर है तो वो झिल्ली फट जाएगी। तो अब हार्ट अटैक होने के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज क्या होगी? पहली चीज तो झिल्ली की मोटाई, और दूसरी चीज की उस झिल्ली के ऊपर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जो ब्लॉकेज छोटी है लेकिन हमारी आर्टरी तो चौड़ी है, लेट्स से ये आर्टरी की थिकनेस है, लेकिन अगर मान लिया आर्टरी की थिकनेस और कम हो जाए तो क्या होगा? तो जो झिल्ली है, भले वो ब्लॉकेज मान लेते हैं 20% की है, लेकिन उस झिल्ली के ऊपर दबाव पड़ने लगेगा। लेकिन अगर वो झिल्ली चौड़ी हो जाती है तो चौड़ी होने की वजह से क्या होगा कि झिल्ली के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। तो होता क्या है, नॉर्मली मॉर्निंग टाइम में जब हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? हमारे बॉडी में उस मेम्ब्रेन को क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिकुड़ जाती है हमारी। इसीलिए मॉर्निंग में लोगों का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है। मॉर्निंग के टाइम पे लोगों को एनर्जेटिक भी फील होता है, क्योंकि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो हमारे बॉडी में शुगर को भी स्टिमुलेट करता है और हमारी आर्टरीज के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हर जगह ब्लड सप्लाई भी बहुत अच्छे से होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं तो जो ब्लॉकेज सॉफ्ट होती है, उन ब्लॉकेजेस के ऊपर क्या पड़ जाता है? प्रेशर पड़ जाता है। और जब प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर पड़ने की वजह से वो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है, टूट जाती हैं, जो कि एक हार्ट अटैक को इंड्यूस कर देता है। और आपने सुना होगा कि मॉर्निंग में सबसे ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक होता है, उसका कारण यही है, क्योंकि कॉर्टिसोल की वजह से ये आर्टरीज अपने आप सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है? उनकी मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो जाती है? वो रप्चर हो जाती है। तो ये पहला कारण था। इसके अलावा एक दूसरा कारण ये है तनाव। तो जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में एड्रेनालिन है, कॉर्टिसोल है, ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली रिलीज होते रहते हैं। तो नॉर्मली हमने देखा है कि कोई आदमी अगर कुछ महीनों से लगातार बहुत ज्यादा तनाव में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो होता क्या है कि ये जो चीजें हैं, ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये हमारे बॉडी में मेम्ब्रेन की थिकनेस को भी कमजोर कर देते हैं। जब मेम्ब्रेन की थिकनेस कमजोर हो जाती है तो फिर बात वही आ जाती है, अगर मेम्ब्रेन कमजोर होगी तो हार्ट अटैक का रिस्क वहां पे बढ़ जाएगा। तो ये एक समझने की चीज है। तीसरा एक रीजन होता है पुअर लाइफस्टाइल। अगर आप देर रात तक जाग रहे हैं, अगर आप प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, तो पहली बात तो आपकी जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है ये मोटी नहीं हो पाएगी, मेम्ब्रेन आपकी कमजोरी रह पाएगी जहां उसको स्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा बॉडी में जो हमारी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो बॉडी का रिपेयरिंग साइकिल है, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो बॉडी हमारी प्रॉपरली अपने आप को रिपेयर करती है, लेकिन अगर हम लगातार बैठ के काम कर रहे हैं, या मान लीजिए हम कोई OTT में मूवी देख रहे हैं, या देर रात तक हम जाग रहे हैं, तो हमारी बॉडी खुद को रिपेयर नहीं कर पाएगी। जब रिपेयर नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे? उस मेम्ब्रेन को और कमजोर कर देंगे, या उस मेम्ब्रेन को रप्चर करने का कारण बन जाएंगे, और उसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो स्टेरॉइड्स और हैवी एंटीबायोटिक्स का सेवन।
दवाओं का भी साइड इफेक्ट्स की वजह से हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है, उसके रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन के अलावा एक दूसरा रीज़न भी होता है हार्ट अटैक होने का, वो रीज़न होता है ब्लड क्लॉट का किसी बड़ी ब्लॉकेज में फंस जाना या स्टक हो जाना। तो देखिए ब्लड क्लॉट क्या होता है, नॉर्मली होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में से छोटी छोटी ब्लॉकेजेस बनती हैं, तो छोटी छोटी ब्लॉकेजेस बनने की वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बनती है। जब वो बहुत छोटी होती हैं तो अक्सर ये टूट भी जाती हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उन ब्लॉकेजेस का बनना और उसका टूट जाना और कुछ दिन में फिर से उसका क्लीन हो जाना और आर्टरी का एकदम नॉर्मल हो जाना, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन होता क्या है कि अगर ये क्लॉट कहीं से टूट गया और हमारे हार्ट के अंदर, हमारी कोरोनरी आर्टरीज में कोई ऐसा ब्लॉकेज है जो 90% का है, 80% का है, या हो सकता है 95% का ब्लॉकेज हो, तो होता क्या है कि ये क्लॉट जाकर के उस पर्टिकुलर ब्लॉक को जाकर के ब्लॉक कर सकता है। मतलब ये एक्चुअल में नेचुरल तरीका नहीं है हार्ट अटैक का। ये हार्ट अटैक का जो कोर साइंस है ये उससे हटके है, लेकिन ये जो क्लॉट टूट गया है ये क्लॉट जाकर के उसको ब्लॉक कर देगा। जब ये क्लॉट जाके उसको ब्लॉक कर देगा तो वहां पे हार्ट अटैक इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब है ब्लड सप्लाई का ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना इमरजेंसी बेसिस पे। तो इस तरह से अगर ब्लड सप्लाई वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है तो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से आगे ब्लड नहीं जा पाएगा और वो हिस्सा वहां पे डेड हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिस कारण से हार्ट अटैक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कारण अच्छे लगे होंगे, आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे हार्ट अटैक को इंड्यूस करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी मेम्ब्रेन की थिकनेस। और मेम्ब्रेन की थिकनेस को अगर मोटा करना है तो हर दिन आप फल फूल खाइए, सलाद खाइए, कार्बोहाइड्रेट डाइट कम लीजिए, प्रोसेस डाइट कम लीजिए, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक लेने से बचिए। अगर कभी फीवर आता है, बुखार ऐसा होता भी है, मौसम बदलता है, तो आप नारियल का पानी, संतरे अनार का जूस लीजिए, फास्टिंग करिए, ताकि आपको किसी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है पहले भी कि कैसे अगर आपको फीवर होता है या इस तरह की प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया, तो आपको बिना एंटीबायोटिक के कैसे अपने आप को ठीक करना है, वो भी एक दिन के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगे जानने के लिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।